के बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला है। पीपल्स पार्टी की मजमूई बरतरी हुई है। कराची की 246 यूनियन काउंसिल्स में से 87 के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 46 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी 27 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ 13 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। एक आज़ाद उम्मीदवार ने भी मैदान मार लिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सुस्त रवि का शिकार हुए हैं। तमाम सियासी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए, जबकि MQM ने बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले का बॉयकॉट किया है। अपडेट करते चले अहम खबर से। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला इख्तिताम को तो पहुंच चुका है, लेकिन नताइज अब तक मौसूल नहीं हुए। सिर्फ मजमूई तौर पर 87 यूसीज के नताइज मौसूल हुए हैं। पीपल्स पार्टी जिनमें से 46 पर फातेह करार पाई है। जमात इस्लामी 27 यूनियन काउंसिल्स अपने नाम कर चुकी है। तहरीक इंसाफ 13 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है और इस इंतखाब में एक आज़ाद उम्मीदवार भी जीता है। और इस बारे शुएब बुखारी अब मजीद बताएंगे। शुएब, अब कितना वक्त दरकार है नताइज की आमद के लिए? जी बिल्कुल, ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है वो रात गए से गुज़िश्ता रोज़ से ही जो है वो जो नताइज है उसके आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हैं। आपसे कुछ देर कबल हमारी DC सेंट्रल जो कि DRO है इस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, उनसे हमारी बात ही उनका ये बताना था कि यहाँ पर तकरीबन अब से कुछ देर कबल 6 नताइज का जो है वो ऐलान किया गया है, जिसमें जमात इस्लामी जो है वो सबकत हासिल की है। जमात इस्लामी की मजमूई तौर पर अब सीट जो है वो 27 हो चुकी हैं और मजमूई तौर पर देखा जाए तो 87 जो है यूसीज का जो है वो रिज़ल्ट सामने आया, जिसमें ओवरऑल 87 जो है वो चेयरमैन्स हैं जिनका रिज़ल्ट सामने आया, जिसमें अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो आगे ही है, क्योंकि 46 पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन जो है वो जीत कर सामने आए हैं। और साथ साथ जो जमात इस्लामी के चेयरमैन हैं वो तकरीबन 27 उनकी इस वक्त जो है वो फिगर बन चुका है। और PTI अभी भी जो वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर बात कर ली जाए थोड़ा सा कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो अपने अपने दावे करती हैं, जैसे कि जमात इस्लामी दावा करती है कि उसकी 100 से ज़ायद सीट्स जो हैं वो चेयरमैन की सीट्स पर जो है वो उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 60 से 70 और PTI भी 60 से 70 उम्मीदवार के जीतने का जो है वो दावा करती है। ये तमाम दावे जो है वो ज़ाहिर है कि कल हतमी रिज़ल्ट आएगा, उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सी जमात के कितने उम्मीदवार जो है वो अब तक जीत पाए हैं। ताहम अगर ओवरऑल जो रिज़ल्ट है या फिर इसके अलावा ओवरऑल जो गुज़िश्ता रोज़ पोलिंग हुई है उस सवाल से अगर थोड़ा सा डिटेल में बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जब ये पोलिंग स्टार्ट हुई थी उसके बाद हमने देखा कि जो टर्नआउट है वो बहुत ही कम रहा था। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 15 से 20% जो वो टर्नआउट रहा गुज़िश्ता रोज़, चूँकि बहुत कम लोग घरों से निकले थे और जो निकले थे वो काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ा था। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ हमने मुख्तलिफ अजला से जो है वो आपको रिपोर्ट किया। अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की बात कर लें तो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में ही हमने देखा कि 4 से 5 घंटे तक जो है पोलिंग को लेट शुरू किया गया, जिसकी वजह से जो शहरी थे, खासतौर पर बुजुर्ग शहरी थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ यूसीज में पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। शुएब, चूँकि कहा जा रहा है कि एक्सेल शीट्स पर नताइज का इंदराज किया जा रहा है, फॉर्म 11 और 12 से ही डाटा लिया जा रहा है, तो इन फॉर्म्स को एजेंट्स तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा? अच्छा बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मजमूई तौर पर जिस तरह से अभी पीपल्स पार्टी भी अभी तक जो है वो सबकत में है, तकरीबन 40 सीट जो है वो उनकी वो जीत चुकी हैं और उनका दावा है कि वो 60 से 70 से भी ऊपर का वो दावा करते हैं। और साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट है उसे अगर कंपेयर किया जाए तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और बाकी अगर दीगर जमातों की बात की जाए, जैसे जमात इस्लामी ये दावा करती है कि उनकी 100 से ज़ायद सीट्स हैं जो कि वो जीत चुकी हैं और PTI भी 60 से 70 का दावा करती है। लेकिन अब ये दावे, तमाम तर दावे जो है वो कल हतमी रिजल्ट के बाद ही सामने आ सकेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इब्तिदाई तौर पर हमने देखा कि बहुत कम जो है वो उसका रिजल्ट बड़ी आहिस्ता से जो है वो जारी हो रहा था और इब्तिदाई तौर पर तो तकरीबन 12 बजे तक हमने देखा एक भी सीट का, एक भी यूसी का जो रिजल्ट सामने नहीं आया था। जी, 12 बजे तक एक भी यूसी का रिजल्ट सामने नहीं आया। शुएब, आप ठीक फरमा रहे हैं, जो नताइज के हवाले से बात कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा था, ज़राए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि एक्सेल शीट्स पर नताइज का इंदराज किया जा रहा है और फॉर्म 11 और 12 से ही डाटा लिया जा रहा है, तो इन फॉर्म्स को एजेंट्स तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? पुलिंग एजेंट्स की जानिब से जो है वो
जो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 था वो फराम नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो ताखिर का शिकार हो रहा था। इस पर जो है वो एक मरासला भी लिखा गया। उस मरासले में ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि फौरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो जो 11 फॉर्म 12 और 11 है उसको फौरी तौर पर जो है वो जो रिटर्निंग अफसर्स हैं उनको फराम किया जाए ताकि रिजल्ट्स को बनाने में आसानी हो। लेकिन हमने देखा कि वो उसमें भी काफ़ी ताख़ीर हुई और इसी वजह से भी रिजल्ट्स का जो हमारे अब से कुछ देर कबल डीसी सेंट्रल से बात हुई वो भी इसी बात का ही जिक्र कर रहे थे कि उन्हें जो है वो काफ़ी चीज़ों में जो है वो जो रिजल्ट्स हैं जो पोलिंग एजेंट्स की जानिब से जो फॉर्म 11 और 12 है वो देर से मिले और जिसकी बात रिजल्ट को कंपाइल किया गया। रिजल्ट कंपाइल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर उठा के बात कर लें तो 1263 पोलिंग स्टेशन हैं, तकरीबन 45 यूसी से सबसे बड़ा देखा जाए तो ये जो है ज़िला है इस यूसी के एतबार से। तो इस वजह से भी उनको रिजल्ट कंपाइल करने में काफ़ी टाइम लग रहा है और पोलिंग स्टेशन ज़्यादा होने की वजह से भी जो है इनको काफ़ी ताख़ीर हो रही है। जी अच्छा, चूँकि एक तो ताख़ीर की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं, दूसरा पोलिंग में ताख़ीर भी अभाम पैदा कर रही थी। इस वक्त जमातों के क्या तासुरात हैं मजमूई तौर पर, बिलखुसूस जमात इस्लामी? जमात इस्लामी ने कुछ घंटे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि उन्होंने ये दावा किया था कि 100 से ज़्यादा उनकी सीट्स हैं जो कि वो जीत चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास जो है वो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 हैं जिस पर वो दावा कर रहे हैं, जबकि उनका ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि बाकी कुछ और मज़ीद सीट्स हैं, तकरीबन 10 से 15 मज़ीद सीट्स हैं जिन पर वो उनका तनाज़ा चल रहा है। पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि वो जीते हैं, जबकि जो तहरीक इंसाफ वो भी दावा करती है कि उन सीट्स पर वो जीती है और जमात इस्लामी भी ये दावा करती है कि वो इन सीट्स पर जो है वो जीते हैं। लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो हतमी रिज़ल्ट अब चूँकि सुबह ही आ सकेगा, इलेक्शन कमीशन और बाकी जो दीगर कैंप से जो रिज़ल्ट हमें मौसूल हो रहा है उस रिज़ल्ट पर ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि वो सीट्स जो 10 से 15 जिस पर तनाज़ा चल रहा है वो क्या वो जमात इस्लामी जीती है या तहरीक इंसाफ या फिर पीपल्स पार्टी। जी अच्छा, चूँकि जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ हमें नज़र आ रहा है, सामने आ रहा है और पीपल्स पार्टी तो अपनी फतह पर वाज़े जश्न मना रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ज़िम्न में क्या कर रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ घंटे कबल जो है वो अली जैदी साहब जो कि सूबाई सदर हैं PTI के, उन्होंने ये ट्वीट किया था। उन्होंने ये दावा किया था अपनी ट्वीट में कि उन 60 से 70 सीट्स जो हैं वो जीत चुके हैं और उन्होंने काफ़ी इस हवाले पे ज़ोर भी दिया कि वो कल तक इस बात को वाज़े कर देंगे और वाज़े हो जाएगा, चूँकि उनका ये दावा है कि ज़्यादातर वोट जो है वो PTI को ही पड़ा है। लेकिन जमात इस्लामी भी दूसरी जान भी ये दावा करती दिखाई देती है कि उनको काफ़ी वोट पड़ा है और दूसरी जान पीपल्स पार्टी भी ये दावा कर रही है कि उनको काफ़ी वोट पड़ा है। तो ये तीनों जो जमातें हैं वो दावा कर रही हैं और है इन तीनों जमातों के दरमियानी मुकाबला। बाकी जो दीगर जमातें हैं उनमें काफ़ी हमने देखा है कि कम वोट पड़ा है, लेकिन उसका भी नतीजा ये होगा कि कल जब हतमी रिज़ल्ट आएगा तो उसमें वाज़े तौर पर पता चल जाएगा, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये 1230 उम्मीदवार थे, 1230 नशिस्तें थी जिस पर ये उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें तकरीबन 23 ऐसे उम्मीदवार थे जो कि इंतकाल करने की वजह से जो है वो वहाँ पर जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ था और बाकी 7 जो बिला मुकाबला जीते थे, जबकि 1200 ऐसे उम्मीदवार थे, ऐसी नशिस्तें थी जहाँ पर इन तमाम उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और तमाम तर का जो रिज़ल्ट है वो अब ज़ाहिर है कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से और बाकी दीगर जो कैंप्स हैं वहाँ से रिज़ल्ट मौसूल होगा। जो हतमी रिज़ल्ट मौसूल होगा उसके बाद ही ये वाज़े होगा कि कौन सी जमात सबकत हासिल करती है और किस जमात का रिज़ल्ट मौसूल होने के बाद ही सूरत हाल वाज़े होगी। बहुत शुक्रिया शुएब बुखारी, इस बारे आप तफसील दे रहे थे। डिप्टी कमिश्नर कराची सेंट्रल ताहा सलीम ने कहा है कि उनके ज़िले में 45 यूनियन काउंसिल्स हैं। एक यूसी में वाइस चेयरमैन के इंतकाल के बायस इलेक्शन नहीं हो सका। तमाम आरओज़ काम कर रहे थे। पहला मरहला बैग लेने का था, डाटा एंट्री हो रही है। ज़िले में 1200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है। दूसरे के अंदर चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सका ड्यू टू डेथ ऑफ द वाइस चेयरमैन। ठीक है, एक कैंडिडेट थे गालिबन मुस्लिम लीग फंक्शनल से उनका ताल्लुक था, है ना जी, उनका इंतकाल हुआ तो उसकी वजह से कॉल ऑफ हुए इलेक्शन चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के, लेकिन जो वार्ड के थे उसका हमने आपको रिजल्ट देते थे। सारे आरओज़ काम कर रहे हैं और मेहनत से इंश्योर कर रहे हैं कि बिल्कुल डेटा एक्यूरेसी के साथ आपको दिया जाए। लेकिन क्योंकि अभी आप पहला मरहला था कि बैग रिसीव करने का वो पूरा हो चुका है और अब क्योंकि सिर्फ डेटा एंट्री हो रही है
तो अब जल्दी जल्दी रिजल्ट इंशाल्लाह। 1263 पोलिंग स्टेशन हैं पूरे सेंट्रल के अंदर और 8 ROs के पास हैं, तो एक एक RO के पास 200 पोलिंग स्टेशन हैं और हर एक के अंदर वार्ड भी हैं और हर एक के अंदर चेयरमैन का अलग है। तो यानी कि हर पोलिंग स्टेशन के अंदर आप समझिए कि 5 कॉन्स्टिट्यूंसी का रिज़ल्ट पूरा बनाना होता है और बहुत सारी चीज़ों को देख के पूरा डेटा आपने खुद देखा। हमने यहाँ पे पूरा सेंटर जो है सारे मीडिया के लिए ओपन रखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, सारे हमारे कमरे ओपन हैं, कहीं से ये शिकायत नहीं आ रही कि मीडिया को नहीं आने दे रहे, तो उससे ट्रांसपेरेंसी में तो कोई शक नहीं रहता। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप का दावा किया है, जबकि पीटीआई भी अपनी जीत का दावा कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में क्लीन स्वीप कर लिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने दावा किया कि पीटीआई के मेयर कराची के उम्मीदवार खुरम शेर जमान हार गए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल का कहना है, पीटीआई इलेक्शन जीत गई है, हमारे मेयर का ऐलान इमरान खान करेंगे, हम कराची को जदीद शहर में तब्दील करेंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के नताइज धांधली के लिए रोके गए और कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, वोट का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। आज इलेक्शन जो इतनी मुश्किलात में हुआ, इलेक्शन कमीशन को इस बात पे तो खराज तहसीन कि इन्होंने इलेक्शन करा दिया और साजिशें उलट गई, लेकिन मुश्किलात बहुत थी। सुबह अमला नहीं था, अमला था तो सामान नहीं था, सामान था तो सलाहियत नहीं थी, सलाहियत थी तो ट्रेनिंग नहीं थी और उसके नतीजे में एक इबाम का शिकार ये इंतखाब हो रहा था। हमने ताउन किया, नताइज तो हमें पता चल गए, हमें नताइज पता चले, टीवी पे आना शुरू हुए, अचानक से आना बंद हो गए। अब इसका हम क्या करें? हमें तो ये मालूम है ये क्या धंधा होता है, हमें तो पता है। हमने यहाँ से एक वीडियो पैगाम और ऑडियो पैगाम जारी किया, हमने कहा कि कोई पोलिंग स्टेशन से नहीं हिलेगा, फॉर्म 11 भी लेंगे, फॉर्म 12 भी लेंगे। सिंध के इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि पूरा रिजल्ट देंगे, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों एहतजाज पे जा रहे हैं? मैंने कहा, चौहान साहब, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बहुत जलाया है तुमने, बहुत मैंडेट खाया है आप लोगों ने, बहुत नताइज को बदला है आप लोगों ने। अब ये काम आप प्लीज ना कीजिए, हमारा हक हमें दे दीजिए। हम चोर दरवाजे से नहीं आए हैं, हम चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना चाहते थे, हम जीत के आना चाहते थे। अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, धांधली हार गई, अवाम जीत गए। कराची और हैदराबाद के शहरियों ने साजिश नाकाम बना दी। इंतहाई कम टर्नआउट ने साबित कर दिया, सिंध में आज होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। खैरात में जीतने वाले किस तरह अवाम की खिदमत करेंगे? जबकि फारूक सत्तार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की और अवाम को उनके हक से महरूम कर दिया। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज कराची में धांधली हार गई और कराची जीत गया, हैदराबाद जीत गया। आज जो टर्नआउट रहा है, वोट कास्ट होने की तादाद को ठप्पे ने 4 गुना अक्सरियत के साथ शिकस्त दी है और इंशाअल्लाह ताला MQM एक बार बताएगी, फिर जताएगी कि MQM इंतखाबी सियासत और ऐवानों की मरहून मिन्नत नहीं है। हम अवाम के दरमियान और अवाम के दिलों में रहते हैं। इस इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा, इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है और आने वाले दिनों में आप सबको एहसास हो जाएगा। फिर इलेक्शन लड़ा जिन्होंने, तो वो फिर MQM के दस्तबरदारी की खैरात और सदक़े में आज जो जीतेगा वो जीतेगा। और अगर यही हल्का बंदियां जो होनी थी, ये फिर शुरू क्यों हुई नवंबर 2021 में? ये हो जाती ना जब वसीम अख्तर भाई या तैयब भाई के दौर के आखिरी 3 या 6 माह थे, आप उसमें कर लेते। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को अपना फ़र्ज याद नहीं आया। और आज जब हम कह रहे हैं कि ये गलत हल्का बंदियाँ हुई और सूबाई हुकूमत ने मानी, सारी मीटिंगों में हम कहते थे 70 सीटों से महरूम किया, पीपल्स पार्टी ने माना कि 50 सीटों से महरूम किया। भाई हमें पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए PTI और काफ लीग ने मुश्तरका तौर पर 3 नाम दे दिए। अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नामों पर इत्तेफाक किया गया है।
परवेज लाही का कहना है तीनों नाम इमरान खान से मुशावरत के बाद फाइनल किए गए। चेयरमैन पीटीआई ने काफ लीग को पीटीआई में जम होने की पेशकश भी की है। लाहौर से लियाकत अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही की मुलाकात हुई। इमरान खान ने पीटीआई लीडरशिप में ज़ेरे बहस आने वाले नामों के बारे में वजीर आला को आगाह किया। मुलाकात के बाद चौधरी परवेज लाही की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि निगरान वजीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नाम तजवीज़ किए गए हैं। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई में जम हो जाए, मोनिस लाही की भी यही राय है। हमने मीटिंग रखी है घर में, हमारे तमाम MPs MNs आ रहे हैं, उसमें सारे पार्टी के अहदेदार भी आ रहे हैं। कामल अली आगा साहब जो सेनेटर हैं उसमें हम मशवरा करेंगे और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पार्टी में जम हो जाएं तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, और मोनो साहब का भी यही ख्याल है। इमरान खान की ज़ेरे सदारत पीटीआई की लीडरशिप के इजलास में इब्तदाई तौर पर दो नामों साबिक ब्यूरोक्रेट नासिर खोसा और वकील रहनुमा परवेज हसन के नामों पर गौर किया गया था। चेयरमैन पीटीआई के ज़ेरे सदारत पंजाब के रीजनल पार्टी सदूर डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स और पार्टी लीडरशिप की मीटिंग में इमरान खान ने डिविजनल सतह पर टिकटों के हवाले से 2 दिन में पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ बदनीयती का मुजाहरा करने वाले लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का भी फैसला। चेयरमैन पीटीआई से टीवी चैनल्स के प्रोड्यूसर्स ने भी मुलाकात की। इमरान खान ने कहा कि पंजाब में हमारा मैंडेट कम करने की कोशिश हुई तो मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त हम या डिफॉल्ट हैं या IMF का ऑप्शन है। बेहतर होगा हम इस सूरत हाल में IMF की तरफ चले जाएं। नासिर सईद खोसा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पंजाब और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। अहमद नवाज सुखेरा भी साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे। नसीर खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़फ़र जमाली और शौकत अजीज़ काबीना में शामिल रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के तजवीज़ करदा 3 नामों में 2 साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट और 1 साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं। नासिर सईद खोसा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पंजाब और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी तैनात रह चुके हैं। वो गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कमिश्नर लाहौर के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं। नासिर सईद खोसा साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साबिक DG FIA तारिक खोसा के भाई हैं। दिलचस्प बात यह है कि नासिर सईद खोसा को तहरीक इंसाफ ने 2018 में भी निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नामजद किया था। उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी उनके नाम पर इत्तफाक किया था, ताहम पीटीआई ने बादहज़ा नासिर सईद खोसा का नाम वापस ले लिया था। अहमद नवाज सुखेरा का शुमार साबिक सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में होता है। अहमद नवाज सुखेरा तिजारत, इत्तलाआत समेत मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद नसीर खान 2002 के आम इंतखाबात में NA 115 नारोवाल से मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर MNA मुंतखब हुए। नसीर खान साबिक वजीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली और शौकत अजीज की काबीना में वफाकी वजीर सेहत के मनसब पर फाइज रहे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए समरी मंगल के रोज गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को मामले से आगाह कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है इमरान खान के हुक्म पर अमल किया जाएगा। समरी मंगल के रोज गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। इस सिलसिले में इमरान खान ने बजरिया वीडियो लिंक खैबर पख्तूनख्वा काबीना से खिताब किया और सियासी हिकमत अमली पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। लाहौर में आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें पंजाब के आम इंतखाबात और दीगर सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। इस मौके पर मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के आम इंतखाबात और दीगर सियासी उमूर भी ज़ेर गौर आए। शुरका ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुल्की मईशत को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के हालात को ठीक करना है। रहनुमाओं में इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी तो सियासत भी होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की मौजूदा कीमतों में कोई रद्द बदल नहीं होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की रहनुमाई और मशावरत से ये फ़ैसला किया गया है कि जो चारों प्रोडक्ट्स हैं डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल और लाइट डीज़ल ऑयल, उनकी कीमतें 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी रात 12 बजे तक बरकरार रहेंगी। उसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया जा रहा। पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त लागू है 214 रुपये 80 पैसे वही रहेगी। डीज़ल की कीमत 227 रुपये 80 पैसे है, वो भी उसी तरह रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल जो है वो उसकी कीमत इस वक्त 171 रुपये 83 पैसे है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी। और लाइट डीज़ल ऑयल जो है वो भी अगले 15 दिन के लिए 169 रुपये पर ही रहेगा। लाहौर में अफकार ताज़ा के ज़ेर एहतिमाम थिंक फेस्ट के दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ सेशन हुए। सियासी, समाजी और आर्ट्स के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की जानिब से थिंक फेस्ट के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया गया और तलबा ने फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिलाल अकील की रिपोर्ट। थिंक फेस्ट का दूसरा रोज सियासी, समाजी रहनुमाओं, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और दीगर शख्सियात की फिक्र अंगेज गुफ्तगू। पहला सेशन पॉलिटिकल इकॉनमी के उन्वान से हुआ। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और एस अकबर जैदी ने मुल्की मईशत पर गुफ्तगू की। इनमें सच्ची बात है और हम सब ये बात समझते हैं कि वी वरीड टू मच अबाउट द फ्यूचर्स ऑफ पीटीआई एंड पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी एंड ऑल दैट, एंड समबडी हैज टू फाइनली वरी अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। सो आई थिंक दैट all of us should now only be concerned about the future of Pakistan and also the past and also the present of Pakistan. And past is a prologue, we have to learn something from the past. दूसरे सेशन में पाकिस्तान आइन के 50 साल के मौजू पर गुफ्तगू हुई। माहिर कानून मरियम खान, फैसल नकवी और आबिद साकी ने बतौर पैनलिस्ट शिरकत की। जब 50 years of the Constitution पे हम बात करेंगे तो आई थिंक हमें ये चीज़ तस्लीम करनी पड़ेगी कि एक बहुत ही कॉन्वल्यूटेड और सब ऑप्टिमल इसकी हिस्ट्री है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। पावरफुल के लिए दरवाजे रात के वक्त खुल सकते हैं अदालतों के, किसी बेसहारा गरीब और मजलूम के लिए अदालत का वक्त ख़त्म हो जाए तो उसकी आवाज़ सुनने वाला और सुनाने वाला कोई नहीं है। तो ये एक डायकोटमी है, एक कंट्राडिक्शन है और वही उस कंट्राडिक्शन की बुनियाद वही स्ट्रक्चर है कि ताकतवर के लिए ये मुआशरा कुछ और चीज़ें फराहम करेगा और जो वो लोग हैं कि हम जो तारीख राहों में मारे गए उनके बारे में रियासत और समाज का रिस्पांस डिफरेंट है। तीसरे सेशन में पाकिस्तान लेफ्ट रिव्यू किताब की रोनुमाई हुई। मुसन्निफ प्रोफेसर सलीमा हाशमी, स्टीफन लियोन और प्रोफेसर तैमूर रहमान बतौर पैनलिस्ट शरीक हुए। The one thing that has flourished today, जब हम बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान में कोई चीज़ जो है वो फल फूल नहीं रही, तो मैं कहती हूँ नहीं, एक चीज़ फल फूल रही है, वो नौजवान फनकार है। My introduction to Pakistan was you won the 65 war and Ayub Khan was the greatest thing that ever happened. I see. So reading this, I think was for me an education as well because this history was masked from me. Right. I didn't know this history very well. I didn't realize just the extent to which and East and West Pakistan was a thing. एक और सेशन में पाकिस्तान में इस्लाम की हुक्मरानी किताब की रोनुमाई हुई। मुसन्निफ सारा होल्स, माहिर कानून सलमान अकरम राजा और प्रोफेसर आसिफ इफ्तिखार ने शिरकत की। Of the East India Company, they exported it there. In Egypt, it's different. It's a regime of protectorate. And then you've got the mandate system where Britain acted just as a tutelage, as supposed tutor, and they're about creating national government. So I think this is what I show in the book, at least in the case of the girl, is the pragmatism into taking advantage of local situation. I finally came to the conclusion that there are critical junctures, let's say revolutions or when you're writing a constitution, where elites get together, they have a lot of leeway. In many ways, they have a blank slate, and they kind of outline their ideals. Doesn't mean those ideals are democratic, but they have greater maneuverability and ability to think outside the box. इवेंट के इनकाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा पेश रहे। मुख्तलिफ इवेंट्स में शुरका की गुफ्तगू पर अहम सवालात भी किए गए। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस फेयर एंड रोबो कस्टम मुकाबले हुए। यूनिवर्सिटीज के साथ स्कूल्स के तलबा ने भी डिजिटल गेम्स के जरिए अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मरियम इलाही रिपोर्ट कर रही हैं। कैपिटल
यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सजे साइंस फेयर और रोबोकस्ट मुकाबले। 13 यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के 500 से ज्यादा तलबा की शिरकत। टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया। इवेंट में वाटर रॉकेट, एग ड्रॉप, पोस्टर डिजाइनिंग और क्विज के साथ रोबोट्स के दिलचस्प मुकाबले हुए। हमने ये इसके अंदर ये क्राइटेरिया था कि वो जो रॉकेट को लॉन्च करते थे किस एंगल के ऊपर, कितने प्रेशर बिल्डअप के ऊपर उन्होंने उसको थ्रो मारना है और वो रॉकेट जो है ना मैक्सिमम डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है। इस तरह के प्लेटफॉर्म अगर बच्चों को मिलते रहें तो वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने नॉलेज को, अपनी एबिलिटीज़ को जो है सामने ला सकते हैं। स्कूल्स के तलबा ने भी मुख्तलिफ गेम्स के जरिए अपनी काबिलियत के जोहर दिखाए। हमने इसकी प्रोग्रामिंग ये की थी स्विच ब्लॉक की ट्रू और फॉल्स। अगर जैसे वो ब्लैक पे होगा ना, एक सेंसर, एक मोटर रुकेगा उसका, दूसरा सेंसर ड्रिफ्ट होगा। 8 हमें सिरिंजेस और साथ में उसके पाइप्स चाहिए थे और हमने लिक्विड डाला था जिसको मतलब वाटर कह लें, तो उसका हमने प्रेशर यूज करके इसको हमने ऑपरेट किया है। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि तलबा की पज़िराई उनमें आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा करती है। इसमें हम मौका देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो टेक्निकली आके पार्टिसिपेट करें, अपनी सलाहियत बताएं कि वो कितना टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं। उनको यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर होगा, डिफरेंट किस्म के उन्होंने मॉड्यूल्स में पार्टिसिपेट किए, उनके अंदर मोटिवेशन आएगी और उनकी कैरियर काउंसलिंग में इसमें बहुत फ़ायदा होगा उनको। तलबा का मानना है कि टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क के हर शोबे में जिद्दत लाकर तरक्की का सफर तेज किया जा सकता है। साइंस फेयर में तलबा को अपनी तख्लीकी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। तलबा का कहना था कि अगर ऐसे मौके फराहम किए जाएं तो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में वो दुनिया भर में अपना लोहा मनवा सकते हैं। कैमरामैन मून आकिब के साथ मरियम इलाही, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।